रीट का लेवल 1 भाषा सेकंड का पेपर आप देख रहे हैं संस्कृत का। इसमें पहला प्रश्न है औ इत्यस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। एक तो मैं सभी दर्शकों से ये निवेदन करूंगा कि जो भी रीट के परीक्षार्थी हैं, आपको थोड़ा बहुत पढ़ना आता है तब भी आपका उत्तर सही हो जाएगा। जैसे आप यहाँ उच्चारण स्थान पढ़ना आ रहा है आपको, यहाँ देखो ये उच्चारण स्थान लिखा हुआ है, तो केवल उच्चारण स्थान वाला अगर आपको पता है और आप ये जानते हैं कि यहाँ औ पूछा हुआ है, तो आपको अब यहाँ विकल्प पर आना है। औ जो है यहाँ ए और उ, ए का उच्चारण स्थान कंठ होता है, ए का उच्चारण स्थान कंठ होता है और उ का उच्चारण स्थान ओठ होता है। अगर इन दोनों को हम याद रखें तब भी हमारा उत्तर सही हो जाता है। और यहाँ जो हमारा उत्तर है वो बी सही है, कंठोष्ठ। अगला प्रश्न है अंतःस्था वर्णाः सन्ति। अंतस्थ वर्ण जो है ये हिंदी और दोनों जगह आप पढ़ते हैं, संस्कृत और हिंदी में, ये रे ले व इनको कहा जाता है। तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा, यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा ये, यहाँ ये उत्तर हमारा सही रहेगा ए, 62वें में ए सही हो जाएगा। अहम त्वाम पश्यामि, यहाँ हमें देखना है कि क्या पूछा जा रहा है, वाच्य परिवर्तन पूछा जा रहा है, वाच्य परिवर्तन। यहाँ हम देख रहे हैं वाच्य परिवर्तन पूछा है। तो वाच्य परिवर्तन के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे हम ऑप्शन देख रहे हैं अहम और पश्यामी। अगर पश्यामी लिखा हुआ है तो वाच्य परिवर्तन में कभी भी पश्यामी नहीं आएगा। और अगर मैं इतना बता दूं आपको कि पश्यामी नहीं आएगा, पश्यति नहीं आएगा, ज्यों का त्यों नहीं आएगा वापस, तो आपको सीधा सीधा उत्तर दिख रहा है ये, सीधा सीधा यहाँ पर आपको सी विकल्प दिख रहा है। अगर मैं आपको ये कह दूं कि ये नहीं होंगे, ये सी जो है वो, ये सी आपको दिख रहा है, यही हो जाएगा। कारण क्या बता रहा हूँ मैं कि अगर वाक्य ऐसा आ गया अहम त्वाम पश्यामी, पश्यामी, पश्यति, गच्छामी, गच्छति, इस तरह का कोई वाक्य आ गया और उसका वाच्य परिवर्तन पूछा जा रहा है, वाच्य परिवर्तन, तो वाच्य परिवर्तन वाले प्रश्न में आपको क्या करना है, वहां फिर आपको ते वाला या से वाला ढूंढना है। आत्मनेपदी जो धातुएं होती हैं उसमें आप एक रूप याद कर लीजिए, उससे आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो यहाँ हमारा उत्तर ये आ रहा है। अब ये बना कैसे है उसको भी देख लें। अहम का बनेगा मया, अहम का तृतीय विभक्ति में एक वचन बनेगा मया, जो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, सभी जगह लिखा हुआ है मया, सभी जगह चारों में लिखा हुआ है मया, हम देख रहे हैं चारों में लिखा हुआ है। उसके बाद त्वाम जो है ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, इसको प्रथमा का एक वचन कर देना होता है। तो त्वाम जो है वो युष्मद में द्वितीय का एक वचन होता है, यहाँ त्वम हो जाएगा, त्वम हो जाएगा। उसके बाद जो बदलाव होता है वो त्वम के हिसाब से होगा, त्वम के हिसाब से होगा। तो हम देख रहे हैं कि जो आत्मनेपदी धातु में हम पढ़ेंगे, सेव का रूप अगर याद है आपको, उस तरीके से पढ़ेंगे तो सेव से होता है, त्वम वाले में मध्यम पुरुष होता है त्वम में, तो दृश्य से बनना चाहिए। उसी तरह से यहाँ दृश्य से बना है, तो मया त्वम दृश्य से अगर हम ऐसा बनाते हैं तब भी संस्कृत में कोई फर्क नहीं पड़ता है। संस्कृत में किसी भी शब्द को कहीं रख दो, अर्थ का अनर्थ नहीं बनने वाला, ये इस भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है। तो मया, अहम का हो गया मया, त्वाम की जगह हो गया त्वम, और त्वम के हिसाब से फिर दृश्य से लगेगा, तो ये उत्तर सी सही है। वैसे जो ये एकदम शॉर्टकट आपको मैंने बताया था वो यही था, उससे ही आपका उत्तर बिल्कुल सही हो रहा है। चाहे आपको वाच्य परिवर्तन में आप पूरे निष्णात या कुशल हैं या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब भी आपका उत्तर सही हो जाता है। तो यहाँ पर पश्यामी था, तो चारों तीन विकल्पों में पश्यामी खुद ही दे रखा था, जो हो ही नहीं सकते थे, इसलिए ये सीधा उत्तर भी बन सकता था। स गुरुवे प्रणमति, ये वाक्य वाक्यम संशोधयत, वाक्य संशोधन का प्रश्न है। अब यहाँ वाक्य संशोधन में हम देख रहे हैं गुरुवे दे दिया है, तो गुरु की चतुर्थी का एक वचन दे दिया है, तो गुरुवे तो वापस आएगा ही नहीं, गुरु वापस आएगा नहीं, प्रणमति नमस्कार करने के योग में आ रहा है, तो यहाँ फिर गुरु को नमस्कार कर रहा है वह, तो स के साथ में तो पढ़ती की तरह ही प्रणमति सही है, यहाँ पर भी प्रणमति सही है। यहाँ ये प्रणम सी है तो ये अपने आप ही गलत हो गया, ये गलत हो गया, गुरुवे लिखा हुआ है इसलिए ये भी गलत है। अब हम इन दोनों ऑप्शनों पर चलेंगे, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ गुरु को प्रणाम करता है, जो सामान्य तौर पर विभक्ति है वही उत्तर मानी जाती है। तो यहाँ पर जो विभक्ति हमारी है द्वितीय विभक्ति, गुरु को प्रणाम करता है, वह गुरु को प्रणाम करता है, तो गुरु को कर्ता ने कर्म को द्वितीय विभक्ति लगेगी,
तो गुरु में द्वितीय का एक वचन लगेगा, तो स गुरुम प्रणमति, हमारा ए उत्तर इसमें सही हो जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 65 में हम देख रहे हैं अहम हयः है, हयः है चित्रपटम द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यामि लिखा हुआ है, वाक्यम संशोधित, वाक्य संशोधन का एक और प्रश्न यहाँ पर पूछा हुआ है, वाक्य संशोधन का ये दूसरा प्रश्न है। अब हम देख रहे हैं कि अहम का अर्थ होता है मैं, हयः है, हयः का मतलब बीता हुआ कल, बीता हुआ कल। अगर है पूरा होता और यह होता तो इसका अर्थ होता है हय का अर्थ घोड़ा। यहाँ ये अव्यय शब्द है, हयः है, हयः का अर्थ होता है बीता हुआ कल, आने वाला कल होता है श्व है। यहाँ जो द्रक्ष्यामि लिखा हुआ है ये दृश्य धातु में लिट लकार का रूप है, लिट लकार मतलब भविष्यत काल का रूप है, जबकि होना यहाँ पर क्या चाहिए था, यहाँ पर लट लकार लंगय लकार जो है ना भूतकाल, भूतकाल होना चाहिए, यहाँ भूतकाल होना चाहिए था, भूतकाल होना चाहिए। तो यहाँ पश्यामी है, ये वर्तमान काल होता है, पश्यामी यहाँ पर वर्तमान काल है, तो ये दो तो सीधे ही गलत हो गए। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ अपश्यम है और यहाँ पर भी अपश्यम है, और अहम यहाँ पर भी है, अहम यहाँ पर भी है, हय यहाँ पर भी है, हय यहाँ पर भी है। इन दोनों में यहाँ पर चित्रपटेन और चित्रपटम है। हम देख किसको रहे हैं, कर्म, कर्म जो है वो यहाँ पर कर्म क्या है, चित्रपटम। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा अहम हय है चित्रपटम अपश्यम, और इस तरह से हमारा उत्तर हो जाएगा डी, ये सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ अहम के साथ में भूतकाल में लंगय लकार में जो उत्तर बनेगा वो अपठम बनता है। लंगय लकार में धातु वहाँ पर दृश्य में रूप पश्य से चलता है, केवल लिट लकार का रूप ही मूल रूप में चलता है दृश्य में, इसलिए यहाँ पर दृक्ष्यामी लिखा हुआ है। इसका संशोधन करना है तो ये तो आएगा ही नहीं, इसने पश्यामी बना रखा है, पश्यामी तो जो है वो इसमें लिट लकार में बनता है, लेकिन यहाँ पर भूतकाल बनेगा क्योंकि ये हय लिखा हुआ है, बीता हुआ कल लिखा हुआ है, बीता हुआ कल आ गया, इसलिए यहाँ पर लंगय लकार भूतकाल का प्रयोग करेंगे। इसलिए यहाँ पर ये कर्म के आधार पर फिर चित्रपट में चित्रपटम लिख देंगे और अपश्यम हो जाएगा। इन दोनों तरीकों से ये डी सही उत्तर हो जाता है। फिर एक सूक्ति का प्रश्न आया हुआ है, संसर्ग जा फिर रिक्त स्थान दे दिया है और भवंती लिखा हुआ है। ये प्रसिद्ध सूक्तियां हैं जो 6ठी से 10वीं तक की पुस्तक में जितने भी पाठ चलती हैं, कहानियाँ चलती हैं, या जितने भी पाठ हैं उनमें जो आदर्श वाक्य हैं, जो सूक्तियां हैं, अच्छे विचार हैं, सुविचार हैं, उनमें से प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ इसी में से ये प्रसिद्ध जो सूक्तियां हैं उन्हीं में से पूछा हुआ है। संसर्ग, संसर्ग अर्थात संगति, उससे जह उत्पन्न होते हैं, संगति से उत्पन्न होते भवंती होते हैं, संसर्ग जह भवंती संगति से पैदा होते हैं। क्या होते हैं, दोष और गुण दोनों ही होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि देखो दोष भी लिखा हुआ है और यहाँ पर गुण भी लिखा हुआ है, तो दोष और गुणा दोनों भी लिखे हुए हैं। संगति से, बुरी संगति से दोष पैदा होते हैं, अच्छी संगति से गुण पैदा होते हैं। अगर आप इतना सा भी अपने कॉमन सेंस लगा लेंगे तब भी हमारा उत्तर यहाँ पर सही हो जाता है, दोष गुणा, हाँ संसर्ग जा दोष गुणा भवंती, डी सही हो जाएगा। पाठशाला विधेर अनुसारम, पाठशाला विधि के अनुसार। अब इन प्रश्नों में आपको थोड़ा बहुत अगर संस्कृत में प्रश्न को पढ़ना आता है तब भी उत्तर सही हो जाएगा। जैसे प्रश्न है पाठशाला विधि, इतना तो पढ़ना आ रहा है। उसके बाद शिक्षारंभ है, शिक्षा का आरंभ, कस्मात संस्कारात, किस संस्कार से, परम भवतिस्मय होता था, भवतिस्मय होता था पहले। तो यहाँ हम जो आश्रम व्यवस्था पढ़ते हैं, जो वैदिक इतिहास की जानकारी हम पढ़ते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं कि उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार होने के बाद जो है वो पाठशाला विधि में विद्यारंभ करवाया जाता था। अब एक प्रश्न यहाँ पर भी ये भी बनता है कि उपनयन संस्कार के बाद जो शिक्षा आरंभ की जाती थी वो किस विधि में की जाती थी, वो पाठशाला विधि में की जाती है। ये प्रश्न भी इस तरीके से भी अब उत्तर में से प्रश्न भी बन जाता है, इसको भी आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे कि किस विधि में उपनयन संस्कार के बाद विद्या प्रारंभ होती है, तो वो हो जाएगा पाठशाला विधि के अनुसार। प्रश्न अगला है, संस्कृत भाषा शिक्षण की भंडारकर विधि का दूसरा नाम क्या है। भंडारकर विधि, आप यहाँ पर देख रहे हैं भंडारकर विधि ये लिखा हुआ है। भंडारकर विधि जो है वो व्याकरण अनुवाद की विधि है, व्याकरण अनुवाद की प्रसिद्ध विधि है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है, यावत छात्रेषु सक्रिय रुचि न भविष्यति, जब तक छात्रों में सक्रिय रुचि नहीं होगी तावत शिक्षकस्य सर्वोत्तम कार्यम पूर्णम न भविष्यति, तब तक शिक्षक का सर्वोत्तम कार्य पूर्ण नहीं होगा।
द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग मेथड इत्यस्मिन् पुस्तके के लिखितम्। द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये 4 विकल्प हमें दिए हैं, पिंसेट, पामर महोदय, हेराल्ड महोदय और कोमेनियस महोदय, ये दिए हुए ऑप्शन। तो यहाँ हमारा सही उत्तर है पिंसेट महोदय ने, पिसेंट महोदय ने ये हमें इस पुस्तक में ये विचार प्रकट किए थे। किताब का नाम है द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग मेथड, द प्रिंसिपल्स ऑफ, और नेक्स्ट है टीचिंग मेथड। ये पूरी किताब है और ये लिखी गई थी पिसेंट महोदय के द्वारा। पिसेंट महोदय मतलब ए ऑप्शन रहेगा इसमें। आपको यह कथन देकर भी, क्योंकि हिंदी में भी शिक्षण विधियाँ यही चलती हैं, इसलिए भाषा में हिंदी और संस्कृत दोनों में आपके लिए बराबर उपयोगी है। जब तक छात्रों में सक्रिय रुचि नहीं होगी तब तक शिक्षक का सर्वोत्तम कार्य पूर्ण नहीं होगा। यह कथन किसका है? यह प्रश्न भी बन जाता है, तो पिसेंट महोदय हो जाएगा। और किस पुस्तक में है? तो पुस्तक का नाम अकेला देकर भी प्रश्न आ सकता है कि द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग मेथड जो है वो पुस्तक किसने लिखी है, तब भी आपका उत्तर पिसेंट महोदय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत शिक्षण के प्रति छात्रों में रुचि पैदा करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? अब यहाँ थोड़ा बहुत अगर आपको बिना ये छात्रों से जो है वो अशुद्ध छपा हुआ है, यहाँ छात्रेशु में श जो है वो षटकोण वाला जिसको अपने बोलते हैं मूर्धन्य श जो होता है वो लिखा जाना चाहिए था। संस्कृत शिक्षण के प्रति छात्रों में रुचि उत्पादन करने के लिए, रुचि जगाने के लिए शिक्षक के द्वारा क्या किया जाना चाहिए? पाठ्यपुस्तक के श्लोकों का वाचन करना चाहिए, विविध साहित्यिक गतिविधियों का आयोजन किया जाना चाहिए, और संस्कृत से हिंदी भाषा में अनुवाद करना चाहिए, कठिन शब्दों का अर्थ लिखवाना चाहिए। तो इसमें रुचि उत्पन्न करने के लिए संस्कृत से संबंधित विविध साहित्यिक गतिविधियों का आयोजन, जैसे कि अंत्याक्षरी प्रतियोगिता हो गई, उसमें बच्चों को कोई कहानी बनाना, कहानी पूरी करना, कविता बनाना, इस तरह की रुचियाँ से संबंधित जो है वो गतिविधियाँ करवाई जा सकती हैं। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा बी। ऐसे प्रश्नों में अगर 2-3 विकल्प एक से दे करके उपयुक्त सभी दे दिया जाए, तो सर्वे अगर ऑप्शन दे दिया जाता है तो वहाँ ध्यान देना चाहिए, वहाँ सर्वे का मतलब सारे, ये सभी। तो लेकिन यहाँ पर 4 अलग अलग दिए हुए हैं, इसलिए जो इनमें सही सबसे ज़्यादा जो सटीक बैठता है वो विविध साहित्यिक गतिविधियों का आयोजन हो जाएगा। संस्कृत शिक्षणे मस्तिष्क यंत्रम संगणकम साधनम वर्तते। मस्तिष्क यंत्र, संगणक अर्थात कंप्यूटर का साधन है, वो कौन सा साधन है? केवल दृश्य साधन है, श्रव्य साधन जिसको सुना जा सकता है जैसे रेडियो वगैरह, ऑडियो वगैरह, दृश्य साधन जिसको देखा जा सकता है, और दृश्य श्रव्य साधन और कोई भी नहीं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर जो है जिसको अपने देख भी सकते हैं और इसके माध्यम से आवाज़ भी सुनी जा सकती है, तो दृश्य श्रव्य साधन माना जाता है। अगला प्रश्न है, पाठ्यपुस्तकस्य भाषा कीदृशी स्यात्। पाठ्यपुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए शिक्षक की योग्यता के अनुसार, बिल्कुल भी नहीं। अधिकारियों की योग्यता के अनुसार, ये भी नहीं। लेखकों की योग्यता के अनुसार, ये भी नहीं। पाठ्यपुस्तक की भाषा हमेशा बाल केंद्रित शिक्षा है। बाल केंद्रित शिक्षा है तो ये ऐसे थोड़ा सा अगर हम सोच लेंगे तब भी हमारा उत्तर सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों में बिल्कुल भी घबराना नहीं है और विकल्प पर आकर के और उसका सही उत्तर पकड़ना है। तो बालकों की योग्यता के अनुसार उत्तर सही हो जाएगा डी। संस्कृत शिक्षणस्य मूल्यांकने प्रश्ना भवन्ति। संस्कृत शिक्षण के मूल्यांकन के प्रश्न होते हैं। ज्ञानात्मकः ज्ञानात्मक, भावात्मकः भावात्मक, क्रियात्मकः क्रियात्मक, उपयुक्त त्रिभिपक्षी संबंध, तीनों पक्षों से संबंधित, ज्ञान, भाव और क्रिया तीनों से संबंधित प्रश्न मूल्यांकन प्रश्न होते हैं। तो एक प्रश्न ये भी बनता है कि संस्कृत शिक्षण में या हिंदी शिक्षण में भी पूछ सकता है, मूल्यांकन के प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? तीन पक्षों से संबंधित होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? उसे 3 पक्ष होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी याद रखो, ज्ञान, भाव और क्रिया। यहाँ विकल्प देकर के आपको चौथा ऑप्शन और कोई दिया जा सकता है कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ज्ञान, भाव और क्रिया से संबंधित जो पक्ष है उससे संबंधित मूल्यांकन के प्रश्न होते हैं। उपचारात्मक शिक्षणे उपचार कार्यम कीदृशी भवेत्। कीदृशं भवेत्। उपचारात्मक शिक्षण वह होता है जिसमें बच्चे जिस भी विषय में कमजोर हैं उन बच्चों का उपचार का मतलब इलाज किया जाता है, उनको वहाँ पर शिक्षण, अतिरिक्त शिक्षण करवाया जाता है, बच्चों के स्तर के अनुसार से शिक्षण करवाया जाता है। तो उपचार कार्य कैसे होना चाहिए? छात्र के स्तर के अनुसार होना चाहिए कि बच्चे का स्तर क्या है। यहाँ दूसरे विकल्प क्या है देखो, कक्षा स्तर के अनुसार। कक्षा स्तर का कोई अर्थ ही नहीं है।
अध्यापक स्तर के अनुसार अध्यापक के स्तर का भी यहाँ कोई मतलब नहीं, प्रधानाचार्य स्तर अनुसार प्रधानाचार्य के स्तर के अनुसार, तो यहाँ सही उत्तर हमारा हो जाएगा छात्र स्तरानुसार। संस्कृते चतुर्विध भाषा कौशलेषु तृतीय कौशलम अस्ति। तीसरा कौशल, संस्कृत भाषा में 4 प्रकार के जो भाषा कौशल हैं, ये चाहे हिंदी में पढ़ें चाहे अंग्रेजी में पढ़ें, सभी में ये भाषा कौशल हैं। इन 4 कौशलों में अंग्रेजी में अपने पढ़ते हैं LSRW, एल का मतलब लिसन हो गया, तो संस्कृत अपने श्रवणम हो गया है, भाषा में संस्कृत और हिंदी में श्रवण हो जाएगा पहला। दूसरा कौन सा हो जाएगा, एस हो गया स्पीक बोलना, वाचनम या भाषणम ये हो जाएगा दूसरा। इसके बाद तीसरा है आर का मतलब रीडिंग का मतलब पठन कौशल, ये हो गया तीसरा। और उसके बाद W लेखन राइटिंग, तो लेखन कौशल हो गया चौथा। पूछा क्या है हमसे, तृतीय कौशल पूछा है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा पठन कौशल तीसरा कौशल होता है। अगला प्रश्न है, क्लिष्ट शब्दों का, अंशों का, नूतन विचारों का, सुभाषित वाक्यों का और मुख्य भावों के स्पष्टीकरण के लिए कौन सी विधि श्रेयस्कर होती है, सबसे बढ़िया होती है, कौन सी विधि। क्लिष्ट शब्द मतलब कठिन शब्द, क्लिष्ट मतलब बहुत अधिक कठिन। अंश मतलब कोई भी अंश हो उसको बताना है, नए विचार हैं, सुभाषित वाक्य हैं, इनको बताना है, तो व्याख्या ही सबसे अच्छा इसमें मेथड माना जाता है, जिसमें ये सभी बातें आ जाती हैं। व्याख्या विधि में क्या क्या होता है, क्लिष्ट शब्दों को, अंशों को, नए विचारों को, सुभाषित वाक्यों को, मुख्य भावों को पूरी तरह स्पष्ट किया जाता है, वो व्याख्या विधि होती है। अब हमारे सामने पैसेज आ रहा है, अपठित गद्यांश आ रहा है। इस गद्यांश से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। अब हमें पहले प्रश्न की तरफ ही चलना है। धनहीन जीवनाथ लिखा हुआ है, जीवनाथ में अब यहाँ पर पूछ रहा है विभक्ति कौन सी है। विभक्ति में अगर हमें बालक का रूप याद है तब भी हम इस प्रश्न के उत्तर को कर सकते हैं। यहाँ जीवनाथ लिखा हुआ है, अगर हम इतना देखें तब भी राम में रामात होता है, बालक में बालकात होता है, तो यहाँ पंचमी विभक्ति होगी। इसके बाद है प्राप्तवंत है, यहाँ पर प्रत्यय कौन सा है, वान जो होता है जिसमें वान बचता है वो होता है कतवतु प्रत्यय का वान बचता है, और यहाँ पर इसका बहुवचन है तो प्राप्तवंत है। हम यहाँ पर देख रहे हैं चतवारा बंधुजना उज्जैनी नगरी में प्राप्तवंत है, 4 जो भाई थे बंधुजन थे वो उज्जैनी नगरी को पहुँचे, है ना, तो प्राप्तवंत है बहुवचन था, इसलिए यहाँ पर वान जो बचता है वो कतवतु प्रत्यय बचता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ए कतवतु प्रत्यय। विचार्य, यहाँ पर उपसर्ग पूछा हुआ है, अगर प्रत्यय पूछे तब भी बताएंगे हम कि क्या होगा। विचार्य में बिल्कुल सामने जो हमें उपसर्ग दिख रहे हैं, संस्कृत में जो 22 उपसर्ग होते हैं उनमें वी नाम का उपसर्ग भी आप देख रहे हो, तो ये डी जो है वो एकदम सामने दिख रहा है। यहाँ पर विच नाम का कोई उपसर्ग है ही नहीं, वी यहाँ पर यह बच रहा है लेप प्रत्यय का। लेप प्रत्यय अगर पूछता तो शुरुआत में यहाँ पर उपसर्ग जुड़ा हुआ है वी, और यह लेप प्रत्यय का यह बचा हुआ है, यहाँ पर उपसर्ग पूछा हुआ है, तो यहाँ पर विचार्य में जो है वो उपसर्ग है वी। प्रश्न कई बार इस तरह से भी पूछ लेता है, विचार्य दे करके फिर पूछेगा कि वी में क्या है, वी जो है वो उपसर्ग है या प्रत्यय है, कई बार ऐसा प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न संधि से संबंधित बनाया है, संधि विच्छेद पूछा है। इसमें जो पैसेज में शब्द दिया हुआ है दारिद्र्योपहता, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दारिद्र्यो यो में देखिए संधि विच्छेद जहाँ पर भी होगा, संधि विच्छेद जैसे अपने किसी भी चीज़ को जोड़ते हैं, जोड़ने का काम कहाँ होता है, जहाँ पर कोई बीच में जगह होगी वहाँ पर। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दरिद्र शब्द से बना हुआ है, तो दरिद्र शब्द तक तो कोई भी झमेला संधि का बनता ही नहीं है, तो दारिद्र्य से संबंधित शब्द है दारिद्र्य शब्द आ रहा है। दारिद्र्य अगर हम अलग कर लें तो हमें 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ पर दारिद्र्य वाले 2 शब्द दिख रहे हैं, क्योंकि दरिद्र शब्द जो था वहां से बनना था। अब यहाँ पर यण संधि अगर बनती है तब भी यण संधि में तो यह बनता है ई का, लेकिन यह आधा हो जाता है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर अगर यहाँ गौर से देखेंगे आप, परोपकार शब्द यदि हमें ध्यान में है, अगर हमें परोपकार शब्द ध्यान में है तो हम यहाँ पर इसको पकड़ लेंगे। यहाँ पर हमें परोपकार शब्द से ये दारिद्र्योपहता वाला उदाहरण याद आ जाएगा। यहाँ पर ओ बन रहा है, जैसे परोपकार में रो लिखा हुआ है, इसी तरह यहाँ पर ओ बन रहा है, तो आपको क्या अलग करना है, यहाँ पर ऊ अलग करना है। ऊ अलग करेंगे तो यहाँ केवल और केवल इस बी ऑप्शन में ही दिख रहा है हमें, और या फिर जो यहाँ दिख रहा है, यहाँ जरूर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर दारिद्र्य में फिर यहाँ पर जैसे परोपकार में पर प्लस उपकार होता है, रह होता है वहाँ पर, इसी तरह यहाँ पर ई की मात्रा नहीं होती,
तो इसे यहाँ पर भी हम देखेंगे कि दारिद्र्य में यह है, जैसे पर उपकार होता है, इसी तरह यहाँ दारिद्र्य उपहता लिखा हुआ है, जो गुण संधि का उदाहरण है। स्वर संधि में दारिद्र्य उपहता शब्द बना हुआ है। अगला प्रश्न, तत्र एक है श्रेष्ठ है भैरवानंद है नाम योगी निवसती स्मय। ये अव्यय शब्द होता है, जब ये वर्तमान काल के साथ लगता है तो ये भूतकाल कर देता है, ये भी ध्यान देने की बात है। यहाँ प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ विशेष्य पद पूछ रहा है, विशेष्य पद पूछ रहा है, विशेष्य पद। आपसे विशेष्य और विशेषण दो शब्द पेपर में पूछे जाते हैं। यहाँ विशेष्य में पूछ रहा है, तो विशेष्य में आप क्या करेंगे, विशेष्य में ऑप्शन दिया है तत्र का, तत्र का अर्थ होता है वहाँ, तो ये तो अव्यय शब्द है। इसके बाद श्रेष्ठ दिया हुआ है, श्रेष्ठ जो है वो गुण है। अब श्रेष्ठ जो है वो गुण है, यहाँ पर श्रेष्ठ जो है वो गुण है, उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो श्रेष्ठ है, तो यहाँ ये विशेषण है, श्रेष्ठ जो है वो विशेषण है, और विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही है। तो ये एक है, ये इसकी संख्या को बात बोध करवा रहा है। एक श्रेष्ठ योगी था, एक श्रेष्ठ योगी। अब यहाँ पर भैरवानंद भी अगर ऑप्शन में आता है तो भैरवानंद नाम है, और भैरवानंद अगर श्रेष्ठ है, भैरवानंद है, अगर दोनों दे दिए जाएं तो यहाँ हम देखें कि ये भैरवानंद जो है ये तो है विशेष्य, और श्रेष्ठ लिखा हुआ है, तो ये है यहाँ पर श्रेष्ठ जो है ये है विशेषण, जो विशेषता बता रहे हैं इनके कि श्रेष्ठ भैरवानंद। अब यहाँ पर नाम दे करके फिर आगे भैरवानंद न दे करके इसने क्या कर दिया है, केवल योगी ही लिखा है, केवल योगी लिखा है, तो भैरवानंद जी का नाम जो है इसने नहीं बताया, तो बाकी इसने लिख दिया श्रेष्ठ है और फिर लिख दिया योगी, ये दो शब्द लिख दिए। अब योगी जो है वो तो है विशेष्य, और श्रेष्ठ जो है वो है यहाँ पर विशेषण। तो यहाँ पूछा क्या है हमसे, विशेष्य पूछा है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। जैसे कृष्ण है सर्प है, तो सर्प है तो विशेष्य होगा, और कृष्ण मतलब काला रंग का है तो वो कृष्ण जो है वो विशेषण है। इसी तरह से यहाँ पर जो है वो दिया हुआ उदाहरण हम देख रहे हैं विशेष्य के रूप में होगा। ऑप्शन में हमें दिया है योगी, तो हमारा उत्तर सही डी हो जाएगा। अब हम आते हैं श्लोक वाले में, जिसमें भाषा सेकंड होती है, वहाँ पर एक श्लोक दिया जाता है या कोई काव्य पंक्ति दी जाती है, उससे संबंधित प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न छंद का होता है। मैंने छंद की वीडियो में ये बताया भी था कि अगर आपको केवल और केवल वर्ण गिनने के बाद ही समझ में आ जाए तो आपका उत्तर बिल्कुल आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप गिनिए पूरे वर्णों को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर 13, ये हलंत है, 14 15 16 17 18 19 आ रहा है। इसमें 19 वर्ण है, 19 वर्ण है, 19 वर्ण वाला। अब आप देखो वसंत तिलिका में 14 वर्ण होते हैं, मालिनी में 15 वर्ण होते हैं, मंदाक्रांता में 17 ही होते हैं। तो सादुल विकेटतम ही एकमात्र छंद है जो जिसमें जो है जिस विकल्प के हिसाब से हम देख रहे हैं सादुल विकेटतम में 19 वर्ण होते हैं, 12 और 7 पर यति होती है। अब आप देखो ये लास्ट वाले 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हैं, यहाँ तक ये 12 हैं, ये 12 वर्ण होंगे पूरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दो चरणों को चेक कर लिया और 12 और 7 पर यति हो रही है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर हमारा उत्तर सही हो जाएगा। और बिना कोई दोबारा इसके लंबे चौड़े सूत्र सूर्यारस्वर यदिर्मसजार इसे याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल संख्या के आधार पर ही आप उत्तर सही कर दोगे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है श्री वीर भूमे है गुणे, ये लिखा हुआ है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर भी संधि वाले में भी आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। कई परीक्षार्थियों की ये प्रवृत्ति अमूमन देखी गई है कि वो संधि और समास ऐसे शब्दों को बहुत ही कठिन मानते हैं और ऐसे प्रश्नों को छोड़ देते हैं कि ये तो हमें बिल्कुल भी आएगा ही नहीं। बिल्कुल ऐसा है नहीं। आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान लगा लोगे, घबराहट दूर कर लोगे तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो, देखे शब्द को देखिए आप, यहाँ पर भूमे जहाँ तक लिखा हुआ है उसके बाद विसर्ग का यहाँ रै बना हुआ है, विसर्ग का रै बनता है, विसर्ग का रै बनता है, विसर्ग का सह बनता है ना। यहाँ पर आप उदाहरण देखिए, ये श्री वीर भूमि पूरा का पूरा उदाहरण है, श्री वीर भूमि पूरा का पूरा उदाहरण है। तो यहाँ पर कोई भी इसमें श्री वीर भूमि अलग 2-3 टुकड़े करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ पर जहाँ एकदम स्पष्ट संधि बन रही है वो ये श्री वीर भूमे लिख दिया है, यहाँ विसर्ग का रै बन गया है। विसर्ग का रै अगर बना देते हैं, यहाँ से इसको हटा दो, अगर हम इसको यहाँ से हटा दें, इस रै को यहाँ से हटा दें और ये रै हटा दें तो ये यहाँ विसर्ग आ जाता है, यहाँ विसर्ग आ जाता है। ये देखो इसमें विसर्ग आया हुआ है, यहाँ विसर्ग आ गया। उसके बाद गुणे लिखा हुआ है तो यहाँ गुणे ही आ गया।
तो हमारा उत्तर सी सही है। आपसे यहाँ कोई नाम नहीं लिखवा रहा, आपसे यहाँ पर संधि युक्त नहीं करवा रहा, आपको इन विकल्पों में से पहचानना है, इसलिए बिल्कुल भी घबराए नहीं, ये प्रश्न भी आपके सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न है सद्वर्णा। अब सद्वर्णा हम श्लोक में देखें, सद्वर्णा कहाँ लिखा हुआ था? सद्वर्णा यहाँ लिखा हुआ है, सद्वर्णा सुकुमार बंद ललिता, ये है। तो सद्वर्णा मतलब अच्छे रंग वाली, अच्छे रंग वाली, तो यहाँ अच्छे रंग वाली है जो वह, तो यहाँ इसकी विशेषता बता रहा है, इसके बारे में जो वाला उदाहरण दे रहा है, तो यहाँ बहुव्रीहि समास इसका सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है हरंती। हरंती जो है वो ये प्रत्यय कौन सा ये पूछा हुआ है। हरंती हरता हुआ, हरता हुआ, यहाँ पर क्षत्रिय और सानस दो ऐसे प्रत्यय होते हैं जो हुआ अर्थ में वर्तमान काल में प्रयुक्त किए जाते हैं। हुआ अर्थ में वर्तमान काल में प्रयोग होते हैं, लट लकार में प्रयोग होते हैं क्षत्रिय और सानस। परस्मैपदी धातु जो होती है जैसे पट गम लिख वो अपने जो पढ़ते हैं उसमें क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग होता है, और जो आत्मनेपदी धातुएं होती हैं उनके साथ में सानस का प्रत्यय होता है, सानस प्रत्यय होगा उसका प्रयोग होता है। क्षत्रिय और सानस वो भी लट लकार में होता है। कुछ धातुएं दोनों में ही काम में ली जाती हैं, वहां पर दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ हरंती जो है वो नदी की तरह रूप बनेगा, नदी की तरह रूप बनाएंगे तो यहाँ पर ये हरंती जो है वो हरंती, जैसे हरन, अगर हरन दिया होता तो ये पुल्लिंग रूप होता, ये स्त्रीलिंग रूप है, इसलिए यहाँ पर इसका जो विकल्प है वो हरंती लिखा हुआ है। प्रत्यय यहाँ पर क्षत्रिय ही है, जिसका अर्थ है हरण करते हुए, हरण करती हुई अर्थ आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रत्यय कौन सा हो गया? क्षत्रिय। कत्वतु में वान बचता है, तव्यत में तव्य बचेगा, कहीं धव्य दिख जाएगा। अंति यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए इसकी लास्ट तुकबंदी करके बनाया है, ये हिंदी का सीधा नहीं है, इसलिए आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होकर के इधर सोचना ही नहीं है। अगर थोड़ा सा आप इस टॉपिक को पढ़ लोगे तब भी आपका उत्तर सही हो जाएगा। इसके बाद पूछा हुआ है माला। अकारांत रूप है, हम निश्चित तौर पर देखते ही पहचान जाएंगे यहाँ कौन सा लिंग है। तो यहाँ नाम के हिसाब से माला भी नाम भी होता है माला, तो यहाँ पर स्त्रीलिंगम हमारा उत्तर सही हो जाएगा। इसके बाद है 44 को पूछा हुआ है। 44 में क्या होता है? चतुः और चत्वारिंशत् ये दो शब्द होते हैं। अब आप देखो चतुः चत्वारिंशत्, जब च आता है ना तो च के साथ में सचुत जो संधि बनाएंगे अपने, इसी तरह विसर्ग का भी सत्व संधि होती है, विसर्ग में सत्व संधि होती है। तो चतुः, चतुः के बाद जो विसर्ग होता है उसको च आने के कारण से श जो अपने सलगम वाला जिसको आप बोलते हो, ये तालव्य स होता है, ये जिसके साथ आ जाता है वो उत्तर हो जाएगा। इसमें हम देख रहे हैं कहीं पर भी कुछ नहीं लगा हुआ है। यहाँ चतुर पूरा का पूरा, ये चतुर होशियार जो होता है उसके लिए लिखा जाता है, यहाँ पूरा का पूरा रह लिखा हुआ है, ये नहीं हो सकता। चतुर यहाँ पर च के ऊपर रह बना दिया है, लेकिन यहाँ पर जो संधि का नियम है, संधि के नियम में जैसे अपने कोई भी उदाहरण उठाते हैं जिसमें सचुत्व का उदाहरण होगा, तो वहाँ पर हम कविश्च लिखते हैं, तो कश्चित लिखते हैं। इनमें भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो चतुश्च च आ रहा है, तो यहाँ पर हमें विसर्ग के बाद च होने के कारण से, विसर्ग के बाद च होने के कारण से हमें ये स लगाना है। विसर्ग के बाद च होने के कारण से यहाँ पर हमें यह सही लगाना है। तो संधि के हिसाब से हमारा सही उत्तर हो जाएगा चतुर चत्वारिंशत्, मतलब 4 और 40। एक संख्यावाची में आप ध्यान ये भी दें कि ये जो अंतिम वर्ण होता है ना, इसको पहले लिखा जाता है। जब भी हम संख्या के रूप में लिखेंगे तो पहले लिखा जाएगा। तो ये 4 जो हैं, 4 और 40, 4 और 40 44, तो चतुर चत्वारिंशत् लिखा जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है रामाय प्रातः 7:30 समय लिखा हुआ है, वादने विद्यालयम गच्छति, यहाँ समय से संबंधित प्रश्न पूछा हुआ है, ये भी आपके सिलेबस में है। ऐसे प्रश्नों को सही करने के लिए आप हिंदी में इसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका उत्तर सही हो जाता है। जैसे ये 7:30 है, 7:30 है, अगर ये 7:45 है तो आप उसको उस तरीके से देखोगे, है ना। जैसे ये सपाद सप्तवादन है तो ये 7:15 है। पादोन सप्तवादन का मतलब 6:45 होता है, पादोन सप्तवादन लिखा हुआ है तो ये 6:45 हो गया, मतलब 15 मिनट कम 7 बजने से। और पादोनाष्टवादन ये 7:45 होता है, 7:45, 7:45, 7:45 है, तो 7:45 को अपने 7:45 लिखते हैं, ये 7:45 हो गया। यहाँ पर 7:30 पूछा हुआ है तो सार्ध लिखते हैं, तो सार्ध वाला केवल और केवल यही है और कोई विकल्प ही नहीं है। सार्ध सप्तवादने हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। माहेश्वर सूत्र, जिस पर मैंने सबसे पहले चुटकियों में कैसे माहेश्वर सूत्र बनाया जाता है ये वीडियो बनाया था, और ये रीट को ही समर्पित है मेरा चैनल। और उसके बाद और कॉम्पिटिशन्स की विषय वस्तु भी इसमें डालूंगा।
माहेश्वर सूत्रेषु अच वर्णा कति संति। शुरुआत के 4 जो सूत्र हैं, अयुण, ऋलिक, अयोंग, अयोच, ये शुरुआत के जो 4 हैं, इनमें कुल 9 वर्ण हैं। अच वर्ण है वो 9 ही है। 9 में से ए, ई, उ, री, ली कितने हो गए? ए, ई, उ, री, ली, ये हो गए 5। ये तो होते हैं ह्रस्व। ह्रस्व ये भी प्रश्न एक बार पूछा हुआ है। ह्रस्व तो है 5, ह्रस्व मतलब लघु। और दीर्घ, दीर्घ जो है वो गुरु जो है वो कितने हैं? ए, ओ, आई, औ, क्रम के हिसाब से मैंने बताया है। 4 ये हो गए, तो कुल मिलाकर के 9 माने गए हैं। हम हिंदी के हिसाब से जो है वो नहीं चल करके यहाँ संस्कृत में 9 पर ही आएंगे, क्योंकि माहेश्वर सूत्र जो है उनमें 9 अच वर्णों की बात ही की गई है। तो माहेश्वर सूत्रों में अच वर्णा कति संति 9। और इसमें अगर हर्ष पूछे, लघु पूछे तो वो होंगे 5, और दीर्घ पूछे, गुरु पूछे तो वो होंगे 4। तो 5 को पंच लिखेंगे और 4 को चतवारी लिखेंगे। इस तरह से यहाँ पूछा हुआ है, तो यहाँ 9 है। तो कुल अच वर्ण पूछे हुए हैं। अच का मतलब स्वर कितने हैं, सारे स्वर कितने हैं माहेश्वर सूत्रों में, तो उत्तर हो जाएगा हमारा 9। कौन कौन से हैं ये भी मैंने बता दिया है। अंतिम प्रश्न है इस पेपर का, मन सत्य से शुद्ध होता है, इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। अब ये मनस का जो सकारांत जो रूप होता है, उस सकारांत नपुंसकलिंग रूप में मनः जो है वो प्रथमा का एक वचन होता है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन मनः होता है। मनः केवल 2 में दिया हुआ है, मनः इन 2 में दिया हुआ है, मनः मनः दिया हुआ है। सत्य से शुद्ध होता है। देखो जिस तरह हम कलम से लिखते हैं, कलम से लिखते हैं, जो हमारे मन को यहाँ पर सबसे ज्यादा देखो किसके माध्यम से शुद्ध हो रहा है, सत्य से हो रहा है। तो यहाँ सत्य से दिया हुआ है, तो यहाँ सत्यात से अलग नहीं हो रहा है, उसकी सहायता ली जा रही है। जैसे हम पेन से लिखते हैं, कलम से लिखते हैं, कलमेन लिखते हैं, रामा कलमेन लिखती, इसी तरह से यहाँ हो जाएगा मनः सत्येन शुध्यति, मन सत्य से शुद्ध होता है। इस तरह के उदाहरण आपको अशुद्धि संशोधन में भी दिया जा सकता है। जैसे आपको ये उदाहरण दे दिया जाए मनः सत्यात् शुध्यति, तो वहाँ आपको ये ध्यान देना है कि जहाँ पर से अर्थ में कंफ्यूज करके पूछ रहा है ना, तो वहाँ से अर्थ वाला दूसरा जो बनता है उसको पकड़ लो, आपका उत्तर सही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए प्रश्न में ये दे दिया जाए कि मनः सत्यात् शुध्यति, इसका अशुद्धि संशोधन करो, तो वहाँ सत्यात् की जगह पर जो है वो आपको संशोधन करना है। सत्यात् में से अर्थ वाला बनता है, से अर्थ वाला ही सत्येन बनता है, तो से द्वारा वाला जो है तृतीया विभक्ति करण कारक वाला जो उत्तर है उसको कर देंगे। तो मनः सत्येन शुध्यति। धन्यवाद। जय हिंद।